वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल कॉम्पिटेरिया। नवरात्रि और विजयादशमी की आप सभी श्रोताओं को हार्दिक शुभकामनाएं। आइए अब यूपीपीसीएस के गिने चुने ही दिन बचे हुए हैं। हम एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर के बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर पे चर्चा करने जा रहे हैं। मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत मैंने पिछला लेक्चर दिया था। अब हम मौर्य साम्राज्य में सिक्कों के बारे में चर्चा करेंगे। मौर्य की राजकीय मुद्रा पर्ण थी। 3/4 तोले के बराबर चांदी का सिक्का था पर्ण। अधिकारियों के वेतन देने के लिए इसका प्रयोग होता था। पर्ण के ऊपर सूर्य, चंद्र, पीपल, मयूर, बैल, सर्प आदि खुदे होते थे। इसे पंच मार्क्ड कॉइन, आहत सिक्का भी कहा जाता है। इस काल के सिक्के स्वर्ण, चांदी और तांबे के बने होते थे। स्वर्ण सिक्के को निष्क और सुवर्ण, चांदी के सिक्के को पण या रूपण निरूप, कारशापण, धरण और शतमान के नाम से जानते थे। तांबे के सिक्के को माशक और काकड़ी के नाम से जानते थे। अब हम मौर्य कला के बारे में चर्चा करेंगे। मौर्य कला 2 भागों में बटी हुई थी, राजकीय कला और लोक कला। राजकीय कला के अंतर्गत नगर निर्माण, स्तूप, गुफा, स्तंभ। कौटिल्य ने कहा है कि नगर गहरी खाइयों और रक्षा प्राचीरों से घिरे होने चाहिए। नगर 3 प्रकार के मार्ग होते हैं, जिसमें वीथी थे छोटे मार्ग, रथया थे मध्यम मार्ग और महापथ थे बड़े मार्ग। मेगस्थनीज ने पाटलिपुत्र नगर का वर्णन किया है। गुप्तकाल में भारत आए चीनी यात्री फायान ने लिखा है कि पाटलिपुत्र का राजप्रसाद देवताओं द्वारा निर्मित है। बौद्ध ग्रंथों से प्राप्त जानकारी के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया। अशोक के समय में 2 महत्वपूर्ण स्तूप मिले हैं, जो कि सांची का महास्तूप और दूसरा है सारनाथ का धर्मराजिक स्तूप। गुफाओं का निर्माण भी मौर्य काल में ही प्रारंभ हुआ। अशोक और उसके पौत्र दशरथ ने बराबर और नागार्जुनी पहाड़ी में आजीविकों को गुफाएं काटकर दान में दी। इन गुफाओं में ऐसी ओपदार पालिश की गई है जो शीशे की तरह चमकती है। मौर्य काल में अशोक के समय में मंडल कूपों, या तो जिसको रिंग वेल्स आप कहते हैं, घेरेदार कुओं, उनका निर्माण प्रारंभ किया गया। अब पिलर्स के बारे में जानते हैं। स्तंभ क्या थे? मौर्यकालीन कला का उत्कृष्ट प्रदर्शन अशोक के स्तंभों में दिखाई पड़ता है। ये स्तंभ मथुरा और चुनार की पहाड़ियों से लाकर लाल बलुए पत्थरों से बनाए गए। ये स्तंभ एकाश्मक पत्थरों यानी कि एक ही पत्थर से बने हैं। एक ही पत्थर को तराश के स्तंभ बनाए गए हैं। इनमें चमकदार पालिश की गई है और 30 से 50 फीट लंबे हैं। इनका वजन लगभग 1000 से लेकर 1200 मन तक है। अशोक के स्तंभों को 2 भागों में बांटा जा सकता है, शीर्ष और तना। तना को लाट या स्तंभ भाग भी कहते हैं और शीर्ष तो आप जानते ही हैं। शीर्ष भाग को भी कई भागों में बांटा जा सकता है, जिसमें कि पशु आकृति, चौकी, कंठ, कमल का फूल जिसको अवांग मुखी कहते हैं, और मेखला और तना। इस प्रकार की आकृति में अशोक के स्तंभ बटे हुए हैं और कई चरणों में बांटा जा सकता है मौर्यकालीन स्तंभों को। प्रथम चरण में बखेड़ा स्तंभ है, जो कि मौर्यकालीन पहला स्तंभ है, जो कि बिहार वैशाली के पास पाया जाता है। फिर प्रथम चरण में ही संकीसा स्तंभ है, जो कि फर्रुखाबाद जिले में पाया जाता है, जिसके शीर्ष पे हाथी की आकृति बनी हुई है। द्वितीय चरण में रामपुरवा, जिसमें कि शीर्ष पर वृषभ है, और लौरिया नंदनगढ़ अभिलेख में स्तंभ में सिंह शीर्ष पर बना हुआ है। तृतीय चरण में रामपुरवा स्तंभ, जिसके की शीर्ष पर सिंह है, और इसी तृतीय चरण में सांची का स्तूप, जिसके भी शीर्ष पर सिंह का। चौथे चरण में सारनाथ स्तंभ की चर्चा करेंगे। इसमें स्मिथ ने कहा है कि जिस प्रकार की कला का प्रदर्शन, स्पेशली पशुओं का चित्रण, वो विश्व में कहीं भी इतनी सुंदर कला का प्रदर्शन नहीं देखा। स्मिथ ने बताया था इस प्रकार से
सारनाथ में सिंहों के नीचे 4 पशु दौड़ती हुई मुद्रा में दर्शाए गए हैं। बैल, घोड़ा, हाथी और सिंह, और बीच में एक चक्र है। कुल 4 पशु और चक्र चौकी को आवृत किए हैं। प्रत्येक चक्र में 24 आरे हैं। ये चारों पशु 4 दिक्पाल प्रतीत होते हैं। इसी कला परंपरा को दीर्घ निकाय में चक्र रत्न कहा गया है। चौकी के ऊपर 4 सिंह 4 दिशाओं में मुख किए कुकड़ू बैठे हैं, जो सम्राट अशोक की शक्ति को इंगित करते हैं। सारनाथ के शीर्ष स्तंभ पर 32 आरों वाला एक चक्र बना है। यह खंडित अवस्था में है। इसे धर्म चक्र प्रवर्तन का प्रतीक माना जाता है। दूसरा स्तंभ होगा चौथे चरण में हमने सांची का स्तूप। सांची में 4-4 सिंह पीठ सटाए हुए बैठे हैं, लेकिन सांची के स्तंभ में सिंहों के नीचे दाना चुगते हुए हंस दर्शाए गए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, जो कि यूपी पीसीएस में आ सकता है प्रश्न। लोक कलाओं की चर्चा करें। मौर्य कला में लोक कला, मौर्यकालीन स्थलों से बहुत सी पत्थर की मूर्तियां और मृदभांड मिले हैं। पत्थर की मूर्तियां पटना के पास दीदारगंज में चावर धारणी यक्षी की मूर्ति, जो कि 6 फीट 9 इंच लंबी है और मौर्यकालीन सबसे उत्कृष्ट मूर्ति है ये। परखम, जो कि यक्ष की मूर्ति है, जिसे मणिभद्र कहा गया है। पहला दीदारगंज, दूसरा परखम, तीसरा विदिशा में यक्षी की मूर्ति है और विदिशा में ही यक्ष की मूर्ति है। यक्षी की भी मूर्ति है विदिशा में और यक्षी की भी मूर्ति है। मिट्टी की मूर्तियों की चर्चा करें तो लगभग सभी स्थलों से प्रायः खंडित मिट्टी की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। मृदभांड के संदर्भ में मौर्य कला में मौर्यकालीन मृदभांड सबसे उत्कृष्ट उत्तरी काली पालिश वाले मृदभांड NBPW है। ये प्रश्न मैंने उत्तर प्रदेश और साथ ही साथ JPSC 7th PT के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन शायद मुझे दिखा था। उत्तरी काली पालिश वाले मृदभांड, ध्यान रखिएगा, मौर्यकालीन मृदभांडों में सबसे उत्कृष्ट उत्तरी काली पालिश वाले मृदभांड NBPW हैं। मुख्य रूप से छोटे कटोरे, रकाबियों और मर्तबान के रूप में प्राप्त होते हैं। राजगीर के उत्खनन से उत्तरी काली पालिशदार मृदभांड के साथ साथ सादे मृदभांड और सादे काले मृदभांड भी प्राप्त हुए हैं। बंगाल में शिशुपालगढ़ से उत्तरी काली पालिशदार मृदभांड के साथ साथ लाल काले मृदभांड भी पाए गए हैं और दक्षिण भारत से उत्तरी काली पालिशदार मृदभांड नहीं प्राप्त हुए हैं। ये मृदभांडों का जो कैटेगराइजेशन है, इसको ध्यान रखिएगा। एक प्रश्न नए पैटर्न में मृदभांडों से पूछ देता है प्राचीन भारत के अंतर्गत कि उत्तरी काली पालिशदार मृदभांड शिशुपालगढ़ बंगाल और लाल काले मृदभांड भी बंगाल के इलाके में पाए जाते हैं और दक्षिण भारत से उत्तरी काली पालिशदार मृदभांड नहीं प्राप्त हुए हैं। तो यही दक्षिण भारत वाला प्रश्न कभी कभी पूछ देता है कि उत्तरी काली पालिशदार मृदभांड कहाँ से नहीं प्राप्त हुए। 4 ऑप्शन में आपको दिया जाएगा, तो आप निसंकोच ऑप्ट करिएगा दक्षिण भारत से उत्तरी काली पालिशदार मृदभांड नहीं प्राप्त हुए हैं। मौर्य साम्राज्य के पतन की बात करते हैं। हालांकि मौर्य साम्राज्य बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक रहा कॉम्पिटेरिया पर। मौर्य साम्राज्य, उत्तर वैदिक कालीन संस्कृतियाँ हमने पढ़ी। काफ़ी रोचक विषय रहा मौर्य साम्राज्य जो हम पढ़े। अब इसके पतन की चर्चा करते हैं। अशोक के बाद मौर्य उत्तराधिकारियों के नाम स्पष्टतः कहीं प्राप्त नहीं हुए हैं। विभिन्न स्रोतों से कुछ शासक के नाम मिले हैं, जैसे कुणाल, संप्रति जो था जैन धर्म का उपासक था, और दशरथ ये आजीवक धर्म का उपासक था, और बृहद्रथ मौर्य वंश का अंतिम शासक था। उसके ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईस्वी पूर्व में उसकी हत्या करके एक नए शुंग वंश की नींव डाली। मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण में
232 ईस्वी पूर्व में अशोक की मृत्यु के साथ ही मौर्य साम्राज्य की विघटन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। सबसे पहला था ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया। साम्राज्य के पतन में प्रमुख कारणों में ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया में अशोक द्वारा बौद्ध धर्म ग्रहण करना और उसके पक्ष में प्रचार करना आदि के कारण ही ब्राह्मणों में तीव्र प्रतिक्रिया हुई, जिसकी चरम परिणति पुष्यमित्र शुंग द्वारा अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर दी गई। ये प्रदर्शित हुआ और इस मत का हेमचंद्र राय चौधरी ने खंडन भी किया कि ऐसा नहीं था। खैर, दूसरी जो कारण थी अशोक की अहिंसावादी नीति थी। हेमचंद्र राय चौधरी के अनुसार अशोक की अहिंसावादी नीति मौर्य साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण थी। लेकिन यह भी सत्य प्रतीत नहीं होता है। अशोक ने कभी अपनी सेना भंग नहीं की, अपितु आठवीं राज्यों द्वारा विद्रोह करने पर अपने 13वें शिलालेख में उसने चेतावनी भी दी थी। तीसरा प्रमुख कारण है पतन का वित्तीय संकट। डी कौशाम्बी महोदय के अनुसार अत्यधिक करों के कारण मौर्यों की अर्थव्यवस्था अशोक के बाद चरमरा गई। पतंजलि के महाभाष्य से पता चलता है कि परवर्ती मौर्य शासक देवताओं की प्रतिमाएं बनाकर बेचते थे। चौथा जो कारण था दमनकारी शासन। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला के नागरिकों ने दुष्ट अमात्यों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। अशोक ने इसीलिए तोसली, उज्जैन और तक्षशिला के अधिकारियों के स्थानांतरण की परिपाटी चलाई। उसने स्वयं ही 256 रातें धम्म यात्रा पर बिताई ताकि प्रशासन की देखभाल की जाए, और इतना सारा होने पर भी दूर के प्रांतों में दमन का अंत नहीं हुआ और अशोक के राज्यकाल के समाप्त होते ही तक्षशिला को साम्राज्य का जुआ फेंक डालने में तनिक भी देर न लगी। ऐसा हेमचंद्र राय चौधरी का कथन था। पांचवा जो महत्वपूर्ण कारण अति केंद्रीकृत शासन था। अति केंद्रीकृत शासन। रोमिला थापर के अनुसार मौर्य साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण अति केंद्रीकृत शासन व्यवस्था थी। अधिकारी भी अप्रशिक्षित होते थे, इसीलिए परवर्ती काल में इनका पतन हो गया। छठा जो महत्वपूर्ण कारण था विदेशी विचारों का अपनाया जाना। निहार रंजन राय के अनुसार पुष्यमित्र की राज्य क्रांति मौर्य द्वारा अपनाए गए विदेशी विचारों का विशेषतः कला के क्षेत्र में अस्वीकरण था। सातवां कारण था उत्तर पश्चिमी सीमा की उपेक्षा करना। अशोक देश और विदेश में मुख्यतः धर्म प्रचार के काम में ही व्यस्त रह गया और इसीलिए उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत की गतिविधियों की ओर ध्यान नहीं दिया। बाद में हिंद, यमन, शक, कुषाण आदि का आक्रमण इसी सीमा से हो गया। और वहीं चीन के राजा शी हुआंगती 247 से 210 ईस्वी पूर्व ने इन सीथियनों, शकों के हमले से अपने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए लगभग 210 ईस्वी पूर्व में चीनी महादीवार बनवा ली। तो फिर इनके सारे आक्रमण जो हैं अशोक के ही क्षेत्र पर हुए। आठवां जो महत्वपूर्ण कारण था, जो कि समझा जाता है योग्य उत्तराधिकारियों का अभाव था मौर्य साम्राज्य में। सबसे प्रमुख कारण था कि योग्य उत्तराधिकारी का अभाव था। वंशानुगत साम्राज्य तभी बने रह सकते हैं जब वंश में एक के बाद दूसरा योग्य शासक आता है। अशोक के बाद योग्य उत्तराधिकारी का नितांत अभाव था, बहुत ही अभाव हुआ, कोई योग्य उत्तराधिकारी नहीं मिला। इस तरह से हमने बहुत ही सुंदर तरीके से मौर्य साम्राज्य को पूरी तरीके से हमने रिवाइज किया। आगामी यूपी पीसीएस परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर सीरीज में कॉम्टेरिया आपके समक्ष ये सब लेक्चर्स ला रहा है। बिना समय गवाए हम मौर्योत्तर काल की तरफ प्रस्थान करते हैं। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत की हिस्ट्री को दो भागों में बढ़ जाता था। मध्य एशिया से विदेशी आक्रमण और इन आक्रमणकारियों ने उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और मध्य भारत के एक बड़े क्षेत्र पर अपना अधिकार कायम कर लिया। दूसरा पहलू देखिए कि क्रमशः शुंग, कण्व
आंध्र सातवाहन और वाकाटक आदि वंश स्थापित हुए। ये दोनों प्रवृत्तियां एक ही साथ हुई थी। इन्हीं दोनों प्रवृत्तियों का अध्ययन करेंगे। स्रोत की बात करें तो मौर्योत्तर कालीन प्रमुख स्रोत, मौर्योत्तर काल के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। अब मौर्य काल हमने समाप्त कर लिया। पहला बौद्ध ग्रंथों से हमें पता लगा कि इतिहास में प्रकाश डालने वाले प्रमुख बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान, ललित विस्तर और मंजूश्री मूलकल्प। दिव्यावदान में पुष्यमित्र शुंग का चित्रण बौद्ध धर्म के संहारक के रूप में किया गया है। यह मौर्योत्तर कालीन प्रमुख स्रोतों की बात करते हैं कि स्रोतों से मौर्योत्तर कालीन प्रणाली के होने का प्रमाण मिलता है। तो फिर दूसरा था मिलिंद पन्हों में। बौद्ध भिक्षु नागसेन द्वारा पाली भाषा में रचित इस ग्रंथ में मिनांडर नामक यूनानी शासक के विषय में जानकारी मिलती है। महाभाष्य, पतंजलि द्वारा रचित पुस्तक से हमें पुष्यमित्र शुंग के राज्यकाल की कुछ प्रमुख घटनाओं का पता चलता है। यह पाणिनि की अष्टाध्यायी की टीका है। ऐसा उल्लेख है कि यवनों ने साकेत और माध्यमिका को रौंद डाला था। अगला है गार्गी संहिता। इस पुस्तक में यवनों के आक्रमण का उल्लेख है। ऐसा पता चलता है कि यवन साकेत पांचाल मथुरा को जीतते हुए पाटलिपुत्र तक जा पहुँचे। पाटलिपुत्र का इस काल में एक नाम और कुसुम ध्वज के नाम से जाना जाता है। कन्फ्यूज मत होइएगा, कुसुम ध्वज ही पाटलिपुत्र के क्षेत्र को लगभग जाना जाता है। मालविकाग्निमित्र, कालिदास द्वारा रचित इस नाटक में शुंगकालीन राजनीतिक गतिविधियों की जानकारी मिलती है। ऐसा पता चलता है कि पुष्यमित्र का पुत्र अग्निमित्र विदिशा का राज्यपाल था। इसमें यमन आक्रमण का उल्लेख है, जिसके अनुसार अग्निमित्र के पुत्र वसुमित्र ने सिंधु नदी के दाहिने किनारे पर यवनों को पराजित कर दिया था। अगला स्रोत है थेरावली। 14वीं सदी के जैन लेखक मेरुतुंग ने इसकी रचना की। इसमें उज्जैनी के शासकों की वंशावली दी गई है, जहाँ पर कि हमें पुष्यमित्र शुंग का भी उल्लेख मिलता है। तो प्रमाणित होता है कि पुष्यमित्र शुंग ने भी। अब अगला जो लेख से पता लगता है अयोध्या का लेख। यह पुष्यमित्र के अयोध्या के राज्यपाल धनदेव का है। इससे पता चलता है कि पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए। यह अश्वमेध यज्ञ उसने यवनों पर विजय के उपलक्ष्य में किए थे। ये सारे मैं आपको मौर्योत्तर कालीन प्रमुख स्रोतों से चर्चा कर रहा हूँ। अगला है बेसनगर का लेख। ये यवन राजदूत हेलियोडोरस का है और गरुड़ स्तंभ के ऊपर खुदा है। इसे मध्य भारत में भागवत धर्म की लोकप्रियता का पता चलता है। अगला स्रोत है नेचुरल हिस्टोरी का। 77 ईस्वी में प्लिनी ने लैटिन भाषा में पुस्तक लिखी। उसमें उन देशों के विविध पक्षों का वर्णन मिलता है, जिसके साथ उस समय भूमध्य सागरीय देशों का व्यापारिक संबंध था। अगला स्रोत है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। 80 ईस्वी से 115 ईस्वी के बीच किसी अज्ञात यूनानी द्वारा यह पुस्तक लिखी गई, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। पेरिप्लस का मतलब है नौचालन चार्ट, यात्री पुस्तिका, और एरिथ्रियन सी का मतलब है लाल सागर। पुस्तक में भारतीय समुद्रों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है और ईस्वी सन की पहली सदी में भारत की व्यापारिक गतिविधियों का पता चलता है। ये ऐसा स्रोत है, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। अगले स्रोत की तरफ चर्चा करते हैं। अगला मौर्योत्तर कालीन प्रमुख स्रोत है ज्योग्राफी। टालमी द्वारा 150 ईस्वी में पुस्तक में उन देशों के विविध पक्षों का वर्णन मिलता है, जिनके साथ उस समय भूमध्य सागरीय देशों का व्यापारिक संबंध था। अगला स्रोत है नाना घाट अभिलेख। इसकी रचना नागानिका ने की, जो सातवाहन शासक सातकर्णी प्रथम की रानी थी। इसने सातकर्णी प्रथम की उपलब्धियों का पता चलता है इस पुस्तक से, इस अभिलेख से। अगला स्रोत है नासिक अभिलेख। यह गौतमी बलश्री द्वारा लिखा गया अभिलेख है। इसमें गौतमी पुत्र सातकर्णी का वर्णन है। अगला स्रोत है जूनागढ़ अभिलेख। ये शक शासक रुद्रदामन द्वारा 150 ईस्वी में संस्कृत भाषा में लिखा गया प्रथम अभिलेख है। यह चंपू शैली, गद्य पद्य मिश्रित शैली को ही चंपू शैली कही जाती है। हमने हिंदी साहित्य में पढ़ा होगा चंपू शैली। तो यह चंपू शैली का प्रथम अभिलेख है। ये गद्य पद्य दोनों में मिश्रित करके जूनागढ़ अभिलेख बनाया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं ये। आखिरी स्रोत जो हमें बताता है मौर्योत्तर कालीन प्रमुख स्रोतों में सिक्के। इसके सिक्के इस काल के अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि अब सिक्कों पर राजाओं के नाम और तिथियां उत्कीर्ण की जाने लगी थी।
राजाओं के नाम और उनकी तिथि। विदेशी आक्रमण मौर्योत्तर काल में मौर्य काल के पतन के बाद मध्य एशिया से हिंद यमन, जिनको कि इंडो ग्रीक बोलते हैं, शक, हिंद यमन शक जो कि इंडो ग्रीक हैं, और पार्थियाई, पहलव और कुषाणों ने भारत पर आक्रमण किया और एक बड़े क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। मौर्य काल के पतन के बाद पहलव कुषाण लोगों ने बड़े क्षेत्र पर आक्रमण करके अधिकार कर लिया। इंडो ग्रीक की चर्चा करेंगे। मौर्योत्तर काल की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना बैक्ट्रिया जो क्षेत्र है अफगानिस्तान का है, अफगानिस्तान को बैक्ट्रिया कहा गया था। मौर्योत्तर काल की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना बैक्ट्रिया के यवनों द्वारा भारत पर आक्रमण करना, और लगभग 250 ईस्वी पूर्व में बैक्ट्रिया के गवर्नर डियोडोटस और पार्थिया के गवर्नर एक्सस ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। बैक्ट्रिया के दूसरे राजा डियोडोटस सेकंड ने अपने देश को सेल्यूकस के साम्राज्य से पूर्णतः अलग कर लिया। सबसे पहला यमन आक्रमणकारी डेमेट्रियस प्रथम 220 से 175 ईस्वी पूर्व और ईस्वी पूर्व 183 के लगभग इसने पंजाब का एक बड़ा भाग जीत लिया और साकल को अपनी राजधानी बनाया। डेमेट्रियस ने भारतीय राजाओं की उपाधि धारण की और यूनानी और खरोष्ठी दोनों लिपियों वाले सिक्के चलाए। बैक्ट्रिया में यूक्रेटाइडस की अध्यक्षता में विद्रोह हुआ और डेमेट्रियस को बैक्ट्रिया से हाथ धोना पड़ा। यूक्रेटाइडस भी भारत की तरफ बढ़ा और कुछ भागों को जीतकर उसने तक्षशिला को अपनी राजधानी बनाया। इस प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा हमने की। हमने इंडो ग्रीक के बारे में पढ़ रहे हैं। इस प्रकार भारत में यमन साम्राज्य दो कुलों में बट गया, डेमेट्रियस और यूक्रेटाइडस की वंश। आज का लेक्चर यहीं तक। लेक्चर लगभग 22 मिनट का हो चुका है, उससे ज़्यादा भी हो गया है, इसलिए मैं लेक्चर को यहीं विराम देता हूँ। फिर संडे को मैं लेक्चर्स लेके आऊँगा, यहीं से कंटिन्यू करूँगा। हम मौर्य काल को बहुत ही सफलतापूर्वक ख़त्म करते हुए मौर्योत्तर कालीन इंडो ग्रीक की चर्चा हमने कर ली है। इंडो ग्रीक के दो भागों को हम अध्ययन करेंगे। बने रहिए, जमे रहिए कॉम्टेरिया पर। और UPPCS PT के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर्स, ये पूरी सीरीज आप AISC की मेरे इस चैनल कॉम्टेरिया पे एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, AISC एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर। उसके फोल्डर में जाके आप जितने भी मेरे एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर के बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर हैं उस पर प्रकाश डाल सकते हैं और उसका लाभ ले सकते हैं। कॉम्टेरिया नित्य निरंतर अपने लेक्चर्स को लाता रहेगा। परीक्षा की तिथि की कोई बाउंडेशन कॉम्टेरिया पर नहीं है। कॉम्टेरिया स्वतंत्र लेक्चर देता है, किसी भी परीक्षा को टारगेट कर ये लेक्चर्स नहीं बनाए जा रहे हैं। हालांकि मैंने 67वीं BPSC PT को टारगेट किया हुआ था कि मैं तब तक सिलेबस ख़त्म करा लूँगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वीकली लेक्चर्स होने की वजह से यह लेक्चर समाप्त हो पाएंगे। इसीलिए लेक्चर चलते रहेंगे। अपने ज़रूरत के जो लेक्चर्स आपको अच्छे लगते हैं आप यहाँ से कलेक्ट करके उसको सुन सकते हैं, उसका लाभ ले सकते हैं। और एक बार फिर से सभी YouTube उपयोगकर्ताओं को विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय मां गंगे, हर हर महादेव।